हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये छोटा सा क्वेश्चन 11th क्लास के स्टूडेंट्स, 12th क्लास के स्टूडेंट्स और वे सारे स्टूडेंट्स जो जी मेंस और जी एडवांस्ड की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपकी इस बुक से लिया है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स किसके लिए? मैकेनिक्स फर्स्ट, जी मेन एंड एडवांस। तो ये जो आपकी बुक है, इस बुक से इस मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें से मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ और इस क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन की हर एक बात को, इस क्वेश्चन में जो जो टर्म्स आई हैं उनको एक्सप्लेन करते हुए इस क्वेश्चन को समझूंगा। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैं शॉर्ट वीडियो में ना बना के लॉन्ग वीडियो के रूप में आ जाएगा, क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन क्रॉस कर जाएगा। तो देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो है मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यानी कि इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो अगर मल्टीपल आंसर गिवन है तो उसमें से एक से ज़्यादा आंसर उसके सही हो सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है कि इफ़ i इजकल टू a और पूरा होल ब्रैकेट है a से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस e रेज टू द पावर t बाय लैम्डा, वेयर i क्या है? i इज इलेक्ट्रिक करंट एंड t इजकल टू टाइम। ये गिवन है। तो आपसे कहा गया है ये चार कंडीशंस हैं, इनमें से कौन कौन सी बातें सही हैं। यहाँ पहली बात है SI यूनिट ऑफ A इज़ एम्पियर। दूसरी बात है SI यूनिट ऑफ लैम्डा इज़ सेकंड। और तीसरी बात है E रेज टू द पावर माइनस t बाय लैम्डा इज़ यूनिटलेस। एंड फोर्थ नंबर की जो बात है वो है SI यूनिट ऑफ, शायद यहाँ पे ऑफ मिस हो गया होगा, SI यूनिट ऑफ A मल्टीप्लाई E रेज टू द पावर माइनस t बाई लैम्डा इज एम्पियर। ये भी एम्पियर बता रहा है। तो कौन सी बातें सही हैं और कौन सी बातें गलत हैं, इनको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन ने आपको बता दिया कि I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट यानी I किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड में आप जो देख रहे हैं वो यहाँ पे वेरिएबल a दिखाई दे रहा है, e दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, t दिखाई दे रहा है, लैम्डा दिखाई दे रहा है। ओके, तो t आपका टाइम है, e आपको पता है e जो नेचुरल लॉग होता है उसका बेस होता है, और e भी एक प्रकार का कांस्टेंट होता है। और ये किसको इंडिकेट करता है? एक इंक्रीजिंग क्वांटिटी वाले नंबर, यानी कि जो हम कहते हैं इरेशनल नंबर को इंडिकेट करता है। तो देखिए E क्या है, पहले E को समझ लीजिए। द सिंबल E रिप्रेजेंट्स यूलर्स नंबर। E यूलर्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यूलर एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। द सिंबल E रिप्रेजेंट्स यूलर्स नंबर विच इज अ फंडामेंटल मैथमेटिकल कांस्टेंट। तो ये क्लियर हो गया कि जो E है ये एक फंडामेंटल मैथमेटिकल कांस्टेंट है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.71828। याद रखिए, ये अप्रॉक्सीमेटली है, E की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ये रियल वैल्यू नहीं है E की, क्योंकि E की रियल वैल्यू कभी स्टॉप नहीं होती, वो डेसिमल के बाद आगे चलती जाती। ओके, the constant E is the base of the natural logarithm and is frequently encountered in equations describing exponential growth or decay। यानी कि या तो ग्रोथ को या ग्रोथ किस रेट से कम हो रही है, उन दोनों चीज़ों को ये इंडिकेट करने के लिए E यूज़ होती है, एज वेल एज इन वेरियस एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स and engineerings। In this specific equation, ये जो
स्पेसिफिक इक्वेशन है. इन दिस स्पेसिफिक इक्वेशन E is used as the base for an exponential term that likely describes a process approaching a steady rate over time. Steady rate एक स्थिर रेट से, एक समान रेट से ओवर टाइम के साथ एक साथ रेट जो है उसको यहाँ पे उस रेट तक ये पहुँच रहा है, उसको इंडिकेट कर रहा है विद टाइम t. t रिप्रेजेंट यहाँ पे t रिप्रेजेंटिंग टाइम एंड लैम्डा जो है रिप्रेजेंटिंग अ टाइम कांस्टेंट. यहाँ पे t टाइम है और जो लैम्डा है वो टाइम कांस्टेंट है. ये सब आप समझ गए. तो आगे आपको अब यहाँ पे आंसर को समझना है, लेकिन आंसर में क्या क्या वैल्यू गिवन है वो भी देख लीजिए. जो लैम्डा गिवन है इन दिस इक्वेशन, लैम्डा इज अ कांस्टेंट और ग्रोथ रेट कांस्टेंट. लैम्डा या तो कांस्टेंट है या ग्रोथ रेट कांस्टेंट है डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द इक्वेशन. ये इक्वेशन के कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि ये कांस्टेंट है या ग्रोथ रेट कांस्टेंट है. इट डिटरमिन्स द रेट एट विच द एक्सपोनेंशियल टर्म, ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म कौन सी है, e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टू द पावर -1 इंटू टी, इसको हम t बाय लैम्डा भी बोल सकते हैं, चेंजेस ओवर टाइम t. ओके, तो यहाँ पे ये सारी बातें आपने समझ ली. और दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि ये जो इक्वेशन है ये यूज़ क्यों होती है. तो वाई दिस इक्वेशन इज यूज्ड. तो दिस इक्वेशन इज यूज्ड whenever a quantity increases from a starting point towards a maximum limit in a manner where the rate of increase diminishes over time. यहाँ पे आपसे ये समझाते हुए बताया गया है कि ये जो इक्वेशन है ये यूज़ होती है या यूज़ की जाती है whenever a quantity increases from a starting point. जब कभी भी कोई क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी स्टार्टिंग पॉइंट से इंक्रीज होना शुरू होती है टुवर्ड्स अ मैक्सिमम लिमिट इन अ मैनर, और इंक्रीज होना शुरू होती है स्टार्टिंग पॉइंट से अपनी मैक्सिमम लिमिट तक, इस तरीके से, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट तक इस तरीके से वेयर द रेट ऑफ इंक्रीज डिमिनाइजेस ओवर टाइम. इससे इंक्रीज की रेट है वो टाइम के साथ साथ कम होती रहती है. यानी इंक्रीज तो हो रही है वो, लेकिन इंक्रीज की रेट कम हो रही है. मतलब स्टार्टिंग में ज़्यादा इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा कम इंक्रीज हो रहा है, फिर और कम इंक्रीज हो रहा है, फिर और कम इंक्रीज हो रहा है. इस तरीके से रेट ऑफ इंक्रीज कम हो रही है. ओके, फिजिक्स में आपको बताया गया है कि फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये इक्वेशन यूज़ होती है. जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, डिस्क्राइबिंग द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इन एन आरसी सर्किट. तो इस तरीके से ये थोड़ी सी नॉलेज दी गई थी इस इक्वेशन के बारे में. आइए अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, इसके आंसर को. तो ये क्वेश्चन है, इसमें से कौन कौन से सही ऑप्शन हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट हम इस इक्वेशन पे दोबारा नज़र डालते हैं. इस इक्वेशन में I आपको बता रखा है क्वेश्चन के अंदर ही कि I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है. और इलेक्ट्रिक करंट I का जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर होता है. तो I का जो ऐसा यूनिट है वो एम्पियर है. ओके, अब बिकॉज I इस राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इस राइट हैंड साइड का भी पूरे का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, वो भी एम्पियर ही होगा, तभी तो दोनों साइड इक्वल है. ओके, तो यहाँ पे अब हमें ये समझना है कि इनमें से क्या क्या बातें सही हैं जो ऑप्शन में हमको गिवन है. तो फर्स्ट गिवन है एसआई यूनिट ऑफ ए इज एम्पियर. अब ए वाली बात सही है, इसके लिए हमें बाकी टर्म्स पे भी नज़र डालनी होगी. तो 1 क्या है, कांस्टेंट. और आपको ये याद रखना है, जो भी चीज़ कांस्टेंट हो वो यूनिट लेस होती है, उसका कोई यूनिट होता ही नहीं. जब उसका कोई यूनिट ही नहीं होता तो उसके यूनिट को काउंट ही नहीं किया जाता. ओके, तो 1 यूनिट लेस है क्योंकि कांस्टेंट है.
ई बता रखा है कांस्टेंट है, ई आपको बता रखा है कि ये फंडामेंटल मैथमेटिकल कांस्टेंट है, और इस इक्वेशन में भी ई कांस्टेंट है। ई अगर कांस्टेंट है तो ई यूनिट लेस होना चाहिए। ई अगर यूनिट लेस होना चाहिए तो ई की जो पावर दिख रही है -t/λ, इन ये जो t का यूनिट क्या होता है, t टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, और लैम्डा भी यहाँ पे एक प्रकार का कांस्टेंट है। ठीक है, आपको लैम्डा के बारे में बताया गया, लैम्डा रिप्रेजेंटिंग ए टाइम कांस्टेंट, ये टाइम कांस्टेंट है। लेकिन लैम्डा का भी कोई ना कोई यूनिट होगा, क्यों? क्योंकि ई क्या है, कांस्टेंट है। ई कांस्टेंट है, यहाँ पे लैम्डा अक्सर होता है क्या, ऐसी कंडीशन में लैम्डा टाइम कांस्टेंट होता है। कब? याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो बात गिवन है ये इसके लिए परफेक्ट सही नहीं है। इसके लिए कब सही होता, जब टी लैम्डा एक साथ आता, टी मल्टीप्लाई लैम्डा या लैम्डा मल्टीप्लाई टी, इस तरीके से जब यूज होता तब यहाँ पे लैम्डा क्या होता, कांस्टेंट होता टी का। बट हियर लैम्डा का भी कोई ना कोई यूनिट होगा, क्योंकि जब सेम यूनिट होते हैं न्यूमरेटर में और वही यूनिट होता है डिनोमिनेटर में, तभी तो यूनिट कैंसिल होंगे, और जब यूनिट आपस में कैंसिल होंगे तब वो क्वांटिटी जिसकी बात की जा रही है वो यूनिट लेस बनेगी। तो ई यूनिट लेस कब होगा, जब इसकी पावर पे कोई यूनिट होगा ही नहीं। तो टी का यूनिट सेकंड है तो लैम्डा का भी यूनिट सेकंड होना चाहिए, तभी सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो ई है ये परफेक्ट कांस्टेंट बन जाएगा, यानी यूनिट लेस बन जाएगा। तो वन कांस्टेंट यूनिट लेस, ई कांस्टेंट ये भी यूनिट लेस। ये यूनिट लेस है, इसके लिए ज़रूरी है कि लैम्डा का यूनिट सेकंड होना चाहिए, क्योंकि टी तो टाइम है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएंगे और ई यूनिट लेस बन जाएगा। तो अब देखिए जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में ऐसा यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेकंड, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ई बोला गया है ई की पावर -t/λ इज यूनिटलेस। यस, ये यूनिटलेस है क्योंकि ई कांस्टेंट है और कांस्टेंट हमेशा यूनिटलेस होता है, तो ये बात भी आपकी करेक्ट हो गई। फिर ऐसा यूनिट ऑफ ए मल्टीप्लाई ई टू द पावर -t/λ इज एम्पियर। अब देखिए ये कांस्टेंट है, यूनिटलेस है, ये कांस्टेंट है, यूनिटलेस है, ठीक है। लेकिन आई करंट है, आई का जो ऐसा यूनिट है वो एम्पियर होता है। तो एम्पियर अगर ये आई इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो राइट हैंड साइड में कोई ना कोई तो क्वांटिटी होगी जो एम्पियर के इक्वल होगी। तो बचा ए, यहाँ पे ए आपका क्या है, ए के बारे में बताया गया है, ए रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम और सैचुरेशन वैल्यू दैट आई कैन रीच। आई जिस मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर सकता है उस वैल्यू को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ए। तो ए ही वो वेरिएबल है जो एम्पियर होने का दावा कर रहा है, यानी इसका ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है। तो ए का ऐसा यूनिट एम्पियर होगा, तो यहाँ पे ए कांस्टेंट नहीं हुआ, ए वेरिएबल है। ए वेरिएबल है, ए वेरिएबल है और ए का यूनिट भी पता चल गया, ए का यूनिट होगा एम्पियर। ओके, अब कोई चीज़ वेरिएबल है, मान लीजिए एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है और एक्स का यूनिट अगर मीटर पर सेकंड है, तो मैं एक्स को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5x का यूनिट भी तो मीटर पर सेकंड आएगा। वैसे ही अगर ए आपका वेरिएबल है और इसका यूनिट एम्पियर है, तो ए अगर ई से मल्टीप्लाई हो रहा है या ई की ए मल्टीप्लाई हो रहा है ई से और उस ई की पावर कितनी है -t/λ, तो ये ए भी जो कि ई से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीज़ भी क्या है आपकी, इसका यूनिट भी एम्पियर ही आएगा, तो इसका यूनिट भी एम्पियर आएगा। इस तरीके से आई होप मैंने तो कोशिश की आपको समझाने की, लेकिन
मुझे लगता है कि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप समझ गए होंगे कि ये भी क्या है, एम्पियर ही होगा। जिस प्रकार से मैंने बताया, एक्स अगर स्पीड को इंडिकेट कर रहा है और इसका ऐसा यूनिट 5 ये मीटर पर सेकंड है और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो आंसर आएगा वो भी तो क्या होगा, स्पीड ही होगी, मीटर पर सेकंड ही होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे a मल्टीप्लाई ई रेस टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा, इसका ऐसा यूनिट भी एम्पियर होगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था और इसको एक्सप्लेन किया मैंने इस तरीके से। आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा और इसको आप दोबारा रिपीट करके समझ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं और इसको अपने लेवल पे भी हर एक क्वांटिटी को, इक्वेशन को सर्च करके अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।